फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज के प्रश्न आपके बहुत ही शानदार हैं। टोटल 50 प्रश्न हम लोग उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए देखने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास को ध्यान से देखिएगा और बार बार रिवीजन भी कीजिएगा। और आज आपके लिए एक नया तरीका भी लेकर के उपस्थित हूँ मैं, यानी कि आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो बोलूँगी और उत्तर मैं आप लोगों को ऑप्शन नहीं दूंगी, बल्कि आप लोगों को खुद टाइप करना होगा। देखिए आपकी मेमोरी में कुछ है या नहीं है, बाद में मैं उत्तर बता दूंगी तो आप लोगों को उत्तर प्राप्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का पहला गठन कब हुआ था? बताएंगे बच्चों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का पहली बार गठन कब हुआ है? मैं बहुत फास्ट मोड में चलने वाली हूँ, तो आप सभी लोग फटाफट उत्तर दे सकते हैं। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। 8 मार्च 1952 में उत्तर प्रदेश का पहली बार विधानसभा का गठन हुआ। आज़ादी के बाद एकमात्र बैठक लखनऊ के बाहर कहाँ हुआ? आप सभी को बताना है, आज़ादी के बाद एक बार विधानसभा की बैठक बाहर हुई है, और वो कहाँ हुआ? एकमात्र जो बैठक हुई वो कहाँ हुआ है? जो कि लखनऊ से बाहर हुआ है। तो एकमात्र आप सभी को पता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण लखनऊ है वो इलाहाबाद है, तो आपका कहाँ हो जाएगा? प्रयागराज में। याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाताओं की संख्या के आधार पे सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला बताना है आपको। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो मतदाताओं की संख्या के आधार पे सबसे बड़ा है, उसका नाम भी बताना है, और जो सबसे छोटा है उसका नाम भी बताना है। तो प्रयास करेंगे तो बता लेंगे। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जहाँ की होगी वहीं पे होगा। तो वैसे तो प्रयागराज की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, लेकिन मतदाताओं का जो सबसे बड़ा है वो है आपका गाजियाबाद, और मतदाताओं में जो सबसे कम है वो है आपका बागपत। दोनों याद रखेंगे बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वैधानिक नगर और न्यूनतम वैधानिक नगर कौन से जिले या मंडल के पास है? तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा वैधानिक नगर किस जिले में है और सबसे कम वैधानिक नगर कौन से जिले में है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पता है तो याद कीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बदायूं में सबसे ज़्यादा वैधानिक नगर है लगभग 23 नगर, और श्रावस्ती में सबसे कम वैधानिक नगर हैं लगभग 3 नगर। याद रखेंगे बच्चों, इसे संख्या या एरिया से कोई मतलब नहीं है, वैधानिक नगर की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? बताएंगे बच्चों। 18 मंडल हैं, आप सभी को पता है सबसे बड़ा मंडल। तो सबसे बड़े मंडल में 2 हैं, एक है आपका लखनऊ और एक है आपका जो है कानपुर। लेकिन इन दोनों में अगर कभी पूछ ले, एक ही ऑप्शन में हो, तो अगर आपको इंडिविजुअल बताना हो और ऑप्शन में दोनों हो तो लखनऊ को कर दीजिएगा, और अगर बोथ का ऑप्शन हो तो बोथ कर दीजिएगा। आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश के पहले विधान परिषद के सभापति कौन थे? और आज़ादी याद रखिएगा कब का बताना है। आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश के पहले विधान परिषद सभापति और आज़ादी के बाद दोनों बताना है। आज़ादी के पहले का भी और आज़ादी के बाद पहले विधानसभा परिषद के जो अध्यक्ष बने हैं वो आपको बताना है। विधान परिषद के अध्यक्ष आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद। तो देख लीजिए बच्चों, आज़ादी के बाद जो पहले बने हैं वो है चंद्रभाल, और आज़ादी के पहले जो बने थे वो हैं सर सीताराम। दोनों बता रही हूँ, आज़ादी के पहले अगर पूछेगा तो सीताराम हो जाएंगे, और आज़ादी के बाद पहला पूछेगा तो चंद्रभाल हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह लेकर उपस्थित हूँ मैं। देखती हूँ आप लोगों को कुछ याद है या नहीं। अगर याद है तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत का कितना प्रतिशत कवर करता है? उत्तर प्रदेश का कुल जो क्षेत्रफल है वो भारत का कितना प्रतिशत कवर करता है बच्चों? तो बताए थे लगभग 7% कवर करता है। कौन सा फसल तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाया जाता है? तराई क्षेत्र का मुख्य फसल कौन सा है बच्चों? आप सभी को पता होगा, तराई क्षेत्र में बारिश बहुत होता है, बहुत नमी है वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा नमी में हमारे यहाँ 2 ही फसल उगते हैं, या तो धान या तो गन्ना। अगर बोथ का ऑप्शन है तो दोनों, अगर नहीं है तो इनमें से कोई भी हो, खास करके धान। कौन सा जिला बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में शामिल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, बघेलखंड बुंदेलखंड इन दोनों में कोई एक जिला है जो शामिल है, यानी कि ये कौन हो सकता है? तो वही जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है, सोनभद्र। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र का ढाल किस तरफ है? उत्तर प्रदेश का जो गंगा और यमुना का मैदान है इसका ढाल किस तरफ है? एकदम कॉमन सेंस का है, आप सभी को पता है गंगा उत्तर पश्चिम से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर।
ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश में उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग में बढ़ने पर और पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की तरफ बढ़ने पर तापमान में क्या होगा? कमी आएगी, बढ़ोतरी होगी या कोई परिवर्तन नहीं रहेगा? और आप सभी को पता है कि ग्रीष्म ऋतु जो होता है गर्मी का, इसमें उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में क्या होगा और पूर्व भारत की अपेक्षा पश्चिम भारत में क्या होगा? तो दोनों जगह गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि पूर्व से पश्चिम की तरफ वर्षा का रेशियो घट जाता है और आपके उत्तर से दक्षिण की तरफ भी वर्षा का रेशियो घट जाता है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है। लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? आपको बताना है लखनऊ में है कला एवं शिल्प महाविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई है बच्चों? याद कर लीजिएगा, 1911 में इसकी स्थापना हुई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अगला है वाराणसी में भारतीय कला परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाराणसी में भारतीय कला परिषद की स्थापना कब की गई बच्चों? ये भी याद रखिएगा। आपका ऑप्शन जो सही है वो है 1 जनवरी 1920 को। 1920 याद रखेंगे बच्चों। रूमी दरवाज़ा, हुसैन बाग तथा हुसैन बाग का इमाम बाड़ा और दिलकुश उद्यान किस नगर में है? आसान है। रूमी दरवाज़ा, हुसैन बाग का इमाम बाड़ा और दिलकुश उद्यान, ये सभी आपकी राजधानी लखनऊ में है। लखनऊ में वास और टैंपा नामक शैली की शुरुआत किसने की है? लखनऊ में वास और टैंपा नामक शैली का शुरुआत किसने किया है बच्चों? आज आप लोगों के लिए बहुत सारे नए फैक्ट लेकर उपस्थित हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो क्लास में उपस्थित रहें समय से और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। असित कुमार हलदार ने लखनऊ में वास और टैंपा नामक शैली का शुरुआत किया था। किसे उत्तर प्रदेश विधानसभा में भित्ति चित्र चित्रित करने का गौरव प्राप्त हुआ? कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दीवालों पर चित्रकारी की थी? दीवालों पर चित्रकारी करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है बच्चों, और ये नाम है इनका जगन्नाथ मुरलीधर। कल्लर और रेह किस प्रकार की मिट्टी है? किस प्रकार की मिट्टी का प्रकार है आपका कल्लर और रेह? आप सभी को पता होगा ये मिट्टी आपके कहाँ पाई जाएंगी? बुंदेलखंड रीजन में। और रेह से आप सभी को पता है कि पहले लोग कपड़े धुलते थे, तो अगर कपड़े धुलेंगे तो कैसा हो सकता है? क्षारीय यानी कि नमकीन युक्त। अगला देखिए, काप, रवा, मार, राकर, भैट्टा मृदा किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये जो आपके नाम दिए हुए हैं बच्चों, ये मृदा किस क्षेत्र में पाई जाएगी? सब आयोग का पूछा हुआ है, चाहे वो पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी, आईएएस या अन्य एग्जाम। तो ये देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है कापरवा, मार, राकर, भैटा या भौटा, ये मृदा पाया जाता है बुंदेलखंड में। पान की खेती के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है बच्चों? तो ये है आपका महोबा। ललितपुर, बांदा में भी पाया जाता है। सबसे ज़्यादा महोबा में, उसके बाद ललितपुर और बांदा में भी पान की खेती की जाती है। तो ऑप्शन में से कोई भी हो, सिंगल होगा तो आपका महोबा, ललितपुर, बांदा में से कोई भी हो सकता है, हालांकि महोबा सबसे ज़्यादा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई? उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई है बच्चों? ये है आपका 1998 की घटना है ये। और किसान बही कब शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में? कमेंट करके बताइएगा। पश्चाताप, रोगी का स्वप्न, पराजय की पीड़ा, कलाकृतियाँ जिसने बनाई वह कौन है? किसने ये कलाकृतियाँ बनाई हैं? पश्चाताप है, रोगी का स्वप्न है, पराजय की पीड़ा है। ये कलाकृतियाँ बनाने वाले व्यक्ति का नाम बताएं बच्चों, एग्जाम में पूछा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने ये बनाया है। स्वामी हरिदास जी का जन्म स्थान बताएंगे। स्वामी हरिदास जी का जन्म स्थान कहाँ है? ये कौन सा हो सकता है? अलीगढ़। अलीगढ़ में इनका जन्म स्थान। नरसिंह नृत्य किस क्षेत्र में होता है? आपको बताना उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में होता है? नर और सिंह बराबर नरसिंह नृत्य। तो ये कहाँ हो सकता है बच्चों? ब्रजमंडल, क्योंकि ये भगवान विष्णु का ही एक अवतार है नरसिंह। चौल नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है बच्चों? ये तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, शॉर्ट वीडियो में मैंने दिया है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, उसे मैंने बताया था। चौल नृत्य आपका होता है जो मतलब 4 जिलों को टच, 4 राज्यों को टच करता है। सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात किस नाम से किया जाता है? उत्तर प्रदेश में आप सभी को पता है आलू बड़े पैमाने पे होता है और निर्यात भी होता है। और ये निर्यात कहाँ से होता है और ये भी मैं पढ़ाई हूँ। और किस नाम से होता है? तो ये किस नाम से होगा? जो सबसे ज़्यादा फेमस आपका है 7वें नंबर का जुबा ताज। प्रतापगढ़ नगर किस नदी के किनारे स्थित है? आपने देख लिया है प्रतापगढ़ नगर किस नदी के किनारे है, तो देख लिया बच्चा आप लोगों ने, सही नदी के किनारे है प्रतापगढ़ नगर। फाग उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? फाग उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? जैसे बुंदेलखंड है या आपका जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश है या अवध है या पश्चिमी है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? अवध क्षेत्र में गाया जाता है आपका फाग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संत सालार सलामत शाह का मज़ार कहाँ है? संत सलामत शाह का मज़ार कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। फटाफट उत्तर देंगे बच्चों, मैं बहुत फास्ट चलूँगी, जो कि काफ़ी फैक्ट आपको पता भी है, जो नहीं पता है वो सारा मैं लेकर उपस्थित हूँ। तो ये बदोसराय बाराबंकी में है संत सलामत शाह का मज़ार। उत्तर प्रदेश में रेल डीजल इंजन कारखाना कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता होगा। उत्तर प्रदेश में रेल डीजल इंजन कारखाना ये स्थित है आपका मड़ुआडीह वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी कब चली? ओ, इसका उत्तर तो आप लोगों ने देख लिया। उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी कब चली है? तो आप सभी को पता है 1853 में पहली चली, 1859 में ही चली थी आपका उत्तर प्रदेश में पहला रेल। और ये कहाँ से? कानपुर से इलाहाबाद के बीच में चला था। कानपुर से इलाहाबाद याद रखेंगे बच्चों 1859। दादरी मेला, बलिया, बटेश्वर मेला, आगरा उत्तर प्रदेश के किस लिए मतलब लगता है? उत्तर प्रदेश में ये जो मेले लगते हैं, एक दादरी मेला जो कि बलिया में लगता है, एक बटेश्वर मेला जो आगरा में लगता है, ये मेले किस लिए लगते हैं या ये मेले किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध हैं बच्चों? तो आप सभी को पता होगा पशु मेला है ये। यहाँ पे बड़े पैमाने पे पशुओं की खरीद बिक्री की जाती है, व्यापारियों का मेला है ये। ललितपुर ज़िले में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? कौन सी जनजाति ललितपुर ज़िले में पाई जाती है? तो बहुत सारी जनजातियां हैं वहाँ पे, ऑप्शन के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो सहरिया जनजाति भी यहाँ पे बड़े पैमाने पे पाई जाती है। थारू समूह के लोग किस धर्म को मानते हैं? थारू समूह के लोग कौन से धर्म को मानते हैं बच्चों? आप सभी को पता होगा यूपी की सबसे बड़ी जनजाति समूह है ये। साथ ही ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, लेकिन ये हम मतलब जो है हिंदू धर्म को ही मानने वाले हैं, यानी कि हिंदू धर्म के हैं थारू समूह। नेक्स्ट है आपका टॉय सिटी, क्या ये नोएडा में है? क्या प्लास्टिक सिटी कानपुर है? क्या ट्रॉनिका सिटी गाज़ियाबाद है? इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। क्या टॉय सिटी नोएडा गलत है? क्या प्लास्टिक सिटी कानपुर गलत है? क्या ट्रॉनिका सिटी गाज़ियाबाद गलत है? कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? तो याद रखेंगे ये सारे सही सुमेलित हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत हो, यानी कि सभी सही हैं। सभी सही हैं बच्चों, याद रखिएगा सभी सही हैं। सोनाचूर, मंसूरी, तृप्ति किस फसल की प्रजाति है? बताएंगे बच्चों। सोनाचूर, तृप्ति, मंसूरी कौन से फसल की प्रजातियां हैं? तो थोड़ा बहुत भी अगर ध्यान होगा आप लोगों को तो ये फसल है आपके धान की। धान की ये प्रजातियां हैं। उत्तर प्रदेश धान के उत्पादन में दूसरे नंबर पे आता है, पश्चिम बंगाल प्रथम है। पुराकल्प पत्रिका किस जिले से प्रकाशित होती है? पुराकल्प पत्रिका कौन से जिले से प्रकाशित होती है? आपको ये बताना है। बनारस, याद रखेंगे बच्चों, कहाँ से होता है? बनारस से होता है। भारतीय बीज विज्ञान संस्थान कहाँ है? भारतीय बीज विज्ञान संस्थान कहाँ है बच्चों? उत्तर प्रदेश के किस जिले में है भारतीय बीज विज्ञान संस्थान? ये है आपके मऊ। मऊ में याद रखिएगा, मऊ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान बताएंगे बच्चों। आज आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, अपनी मेमोरी के आधार पे उत्तर देना है। अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, उत्तर तो आपको पता ही चल जा रहा है। अगर याद है तो कम से कम इसी बहाने दिमाग में जोड़ डालिए फटाफट जी, बिल्कुल एग्जाम वाला माहौल है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान कहाँ है बच्चों? ये है आपके मेरठ में। आपका मेरठ सही हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया? कौन सा पंचवर्षीय योजना था जिसमें उत्तर प्रदेश ने अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया? तो ये था 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें उत्तर प्रदेश अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। क्या बस्ती में काष्ठ कला प्रसिद्ध है? क्या फर्रुखाबाद में ब्लॉक प्रिंटिंग होता है? क्या अम्बेडकर नगर वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? क्या बदायूं में जरदोजी जो है पाया जाता है? इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? तो आप बता सकते हैं कि बस्ती नहीं सुमेलित है, फर्रुखाबाद का सुमेलित नहीं है, अम्बेडकर नगर नहीं सुमेलित है, बदायूं नहीं सुमेलित है, या सभी सुमेलित हैं? तो याद रखेंगे बच्चों, कोई भी गलत नहीं है, सभी इसमें सुमेलित हैं। आज मैं बिल्कुल आपके दिमाग पे ही सारी चीज़ें छोड़ रही हूँ। क्या पीतल की मूर्तियों के लिए मथुरा प्रसिद्ध है? क्या ऊनी वस्त्र के लिए उद्योग के लिए कानपुर प्रसिद्ध है? क्या लकड़ी पर नक्काशी के लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है? क्या मिट्टी के खिलौनों के लिए आगरा प्रसिद्ध है? कौन सा सही मिलान नहीं है बच्चों? एक बार और देख लीजिए। पीतल की मूर्तियों के लिए मथुरा प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए कानपुर बिल्कुल बहुत प्रसिद्ध है, प्राचीन काल से ही। लाल इमली यहाँ पे उद्योग थे आधुनिक काल में। लकड़ी पर नक्काशी के लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है, आप सभी को पता है। और मिट्टी के खिलौने आगरा में बनाए जाते हैं। तो कोई भी गलत नहीं है, सभी सही हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या
और संख्या और प्रतिशत दोनों कहाँ है? सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ है और सबसे ज़्यादा प्रतिशत में जनसंख्या कहाँ है? आपको बताना उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में नगरीय जनसंख्या संख्या में भी ज़्यादा है और प्रतिशत में भी ज़्यादा है। तो आप सभी को पता है कौन हो सकता है? जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, गाजियाबाद। सबसे कम शहरी जनसंख्या संख्या और प्रतिशत में किस जिले में है? सबसे कम शहरी जनसंख्या संख्या में भी और प्रतिशत में भी कौन से जिले में है बच्चों? तो ये कौन सा हो सकता है? ये है आपका, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, श्रावस्ती। जहाँ सबसे कम शिक्षा है वहीं पे शहरी जनसंख्या भी सबसे कम है। निम्नलिखित व्यक्तित्वों के बारे में दी गई जानकारी के बारे में कौन सा मिलान सही नहीं है? आपके दिया है, पहले है कि राम प्रसाद बिस्मिल को क्या फांसी फैजाबाद में दिया गया? क्या अशफाकुल्ला खां को गोरखपुर में फांसी दी गई थी? क्या राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी? क्या रोशन सिंह को प्रयागराज में फांसी दी गई थी? ये सारे लोग काकोरी कांड से जुड़े हुए लोग हैं। आपको बताना इसमें से किसकी फांसी का सही मिलान नहीं किया गया है या सभी सही सुमेलित हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि कोई भी गलत नहीं है। तो इसमें बच्चा सभी सही है, कोई भी गलत नहीं है। ये देखिए एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी? उष्णकटिबंधीय, मानसूनी, दोनों या कोई नहीं? अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑप्शन दे दिया, चलिए बता दीजिए, ऑप्शन भी दे दिया है आपको। तो आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है ये उष्णकटिबंधीय प्लस मानसूनी है, यानी कि दोनों सही हैं, उष्णकटिबंधीय प्लस मानसूनी। ऑप्शन की आदत हो गई है आप लोगों को, लेकिन मैं कुछ क्लास ऐसे भी लूँगी जिसमें ऑप्शन नहीं होगा, आप अपने दिमाग से उत्तर देंगे। उत्तर प्रदेश में पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर, बांगर, भावर या तराई? तो ये सब आप लोगों को बताई हूँ कि जो नई जलोढ़ होती है खादर, जिसमें खाद होता है, खाद युक्त होता है। बांगर जो बजरी युक्त होता है, पुरानी जलोढ़ है। भाबर जो कि भारी भारी पत्थरों का इलाका होता है। तराई जहाँ पे नदियाँ धरातल पे दिखाई देती हैं और दलदल होता है। तो पुरानी जलोढ़ पूछा है बच्चों, नवीन पूछेगा तो खादर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड का पठार है ये औसतन कितना ऊंचा है ये बताना है बच्चों। बताएंगे 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर या 500 मीटर? तो इसका उत्तर मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दूंगी, आप लोग अभी उत्तर दे दीजिए, देखते हैं क्या सही उत्तर होने वाला है। और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, अगर पता है तो आप लोगों को फीडबैक दे दूंगी, अगर नहीं पता है, गलत उत्तर आएगा तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दूंगी। चलिए देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं इसका। विंध्याचल पर्वत का निर्माण किस काल में हुआ है बच्चों? बताएंगे विंध्याचल पर्वत का निर्माण किस काल में हुआ है? तो देखिए दिया है, डेवोनियन है, कार्बोनिफेरस है, प्रीकैम्ब्रियन है और जुरासिक है। आपको बताना है किस काल में हुआ है जो उत्तर प्रदेश का पठारी इलाका है उसका निर्माण। तो ये बहुत ही प्राचीन है, आप सभी को पता होगा। इस पठार का निर्माण प्रीकैम्ब्रियन में हुआ था, प्रीकैम्ब्रियन में हुआ था बच्चों। उत्तर प्रदेश की किस प्राचीन भूखंड का एक भाग है? उत्तर प्रदेश किस प्राचीन भूखंड का एक भाग है? बुंदेलखंड, प्रायद्वीपीय पठार, गोंडवाना लैंड या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आप सभी को पता है कि पूरा का पूरा जो भारत है वो आपका किसका भाग है? वो आपका गोंडवाना लैंड का ही भाग है, पूरा का पूरा भारत। तो उत्तर प्रदेश भी उसी का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग में स्थित सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? आपको बताना है उत्तर प्रदेश का जो दक्षिण का पठारी इलाका है इसमें सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? कैमूर है, विंध्याचल है, बुंदेलखंड है या सोनाकार है? 4 ऑप्शन है बच्चों, इसमें से कोई एक है पहाड़ी जो उत्तर प्रदेश की पठारी इलाके की सबसे ऊंची जो है पहाड़ी है, और वो है आपका सोनाकार। तो ये थे आज के 50 तथ्य जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चुनिंदा है बच्चों, आप लोगों के लिए चुन चुन करके लाए गए हैं ताकि आप लोगों का उत्तर प्रदेश अच्छे से तैयार हो जाए। क्योंकि आर का एग्ज़ाम आ रहा है जिसमें 9 से 10 प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश से आएंगे। तो अगर आपका ये फैक्ट तैयार रहेगा तो आप मैक्सिमम उत्तर सही कर पाएंगे। तो क्लास को रिविज़न भी करते रहिए। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें 2 शब्द। आज के लिए इतना ही।